दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका नॉलेज नेटवर्क पे। साथियों, आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिक देने जा रहा हूँ जो हर किसी एग्ज़ाम पे बनता है, या यूँ कहूँ एग्ज़ामिनर का एक फेवरेट टॉपिक है साथियों। ठीक है, तो इस टॉपिक से बनने के चांस, क्वेश्चन बनने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो साथियों, आज का जो टॉपिक है आपने थंबनेल से देख लिया होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, शॉर्ट में कहूँ तो डीपीएसपी। डीपीएसपी का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक साथियों, मैं आपको इसके थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूँ। जब भारत का संविधान बन रहा था, BN राव को आप जानते होंगे, एक संवैधानिक सलाहकार थे। उन्होंने सलाह दी कि भारत को जो संविधान होगा इसमें नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए जाने चाहिए, और मौलिक अधिकार दो प्रकार से दिए जाने चाहिए। एक तो ऐसे दिए जाने चाहिए जो तुरंत जो तुरंत नागरिकों को प्राप्त हो जाए और जो न्यायालय में वाद योग्य हो। अर्थात अगर नागरिक के मौलिक अधिकारों का अगर हनन हो रहा है तो नागरिक उसके खिलाफ, जो नागरिक हैं उसके खिलाफ न्यायालय में जा सकते हैं। और दूसरे ऐसे अधिकार जो वाद योग्य नहीं है, यानी कि न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, और राज्य उनको धीरे धीरे लागू करे। ठीक, तो उसी तर्ज पे अब अधिकार 1, अधिकार 2 तो इसका नाम नहीं दिया गया, अधिकार 1, क्योंकि मौलिक अधिकार उनको अधिकार 1 यानी कि नीति निर्देशक तत्वों को अधिकार 2 तो नहीं कहा गया, लेकिन इसके लिए इसको क्या कहा गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक, इसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा गया। ठीक है, तो साथियों अब हम शुरुआत करते हैं। साथियों, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इसका जो प्रावधान है भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है। ठीक है, भाग 4 में 36 से 51 तक। ठीक है, इसको याद कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम पे। ठीक है, इससे तो संविधान निर्माताओं ने यह विचार 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया था। ठीक है, संविधान निर्माताओं ने जो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाला जो कॉन्सेप्ट है कहाँ से लिया था, आयरलैंड के संविधान से। साथियों, जो आयरलैंड है इसने स्पेन के संविधान से लिया था। ठीक है साथियों, आयरलैंड ने कहाँ से लिया, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, स्पेन के संविधान से आयरलैंड ने लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत तथा आयरलैंड के अलावा किसी भी देश में डीपीएसपी का प्रावधान फिलहाल नहीं है। ठीक है साथियों, भारत तथा किसी अन्य देश पे डीपीएसपी का प्रावधान नहीं है। भारतीय संविधान निर्माताओं का लक्ष्य भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। ठीक है दोस्तों, मैंने जितने भी इसमें हाईलाइट किए हुए हैं आप उनमें गौर कीजिएगा हमेशा। ठीक है, क्योंकि जितने भी मैंने इसमें हाईलाइट किए हुए हैं इन्हीं शब्दों से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना डीपीएसपी का मुख्य लक्ष्य है। ठीक है, मुख्य उद्देश्य है। ठीक, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, उसका मुख्य उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, और दूसरा लक्ष्य क्या है दोस्तों इसका, एक सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक है, इसीलिए उन्होंने नीति निर्देशक तत्वों में उन सभी आदर्शों का समावेश किया जिन्हें कार्य रूप में वर्णित किए जाने पर कल्याणकारी राज्य की अवधारणा मूर्त रूप ले सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देश में वास्तविक रूप से यह सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने फिर इसको हाईलाइट किया हुआ है, डीपीएसपी वास्तविक रूप से सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करते हैं। ठीक है, राज्य का एक दायित्व है साथियों, ये डीपीएसपी जो है, डीपीएसपी में यही कहा गया है कि राज्य का एक दायित्व है, मतलब एक दायित्व है कि राज्य को जन कल्याणकारी जो मतलब मेन बिंदु हैं उनको कैसे करना चाहिए, यानी कि जनता के हित की बात कैसे की जाए। ठीक है, तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने निदेशक तत्व व अधिकारों संविधान की मूल आत्मा कहा था। ठीक है साथियों, जो ग्रेनविल ऑस्टिन थे उन्होंने
नीति निर्देशक तत्व को नीति निर्देशक तत्वों और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा था। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ग्रीनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्वों को क्या कहा था, ठीक है, मूल आत्मा कहा था, ठीक है, संविधान की मूल आत्मा, और अधिकारों को भी इन्होंने संविधान की मूल आत्मा कहा था। इसीलिए विधि निर्माण में डीपीएसपी को लागू करना राज्य का परम कर्तव्य है, ठीक है साथियों। तो दोस्तों इससे संबंधित, इससे जुड़े हुए हम सभी आर्टिकल्स को देख लेते हैं। अगर आर्टिकल्स की बात करें, वैसे 36 से 51 तक इसका प्रावधान है। वैसे सभी आर्टिकल्स को मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। फिलहाल हम मेन आर्टिकल, जो मेन मुख्य आर्टिकल है, लगभग सभी आर्टिकल्स हैं इसमें भी, उनकी चर्चा करते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला है आर्टिकल 37, ठीक है, अनुच्छेद 37। इस भाग में दिए गए उपबंधों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, ठीक है दोस्तों। 37 में यही कहा गया है कि इस भाग में दिए गए जो भी उपबंध हैं, जो भी प्रोविजंस हैं, ठीक है, वो किसी भी न्यायालय में लागू नहीं होंगे। फिर भी इसमें दिए हुए तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा, ठीक है साथियों। तो ये इससे हम लोग ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो नीति निर्देशक तत्व है न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, ठीक है, जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय में वाद योग्य होते हैं। इस प्रकार डीपीएसपी के संबंध में 3 बातें उल्लेखित हैं साथियों, ठीक है। इन 3 बातों पे गौर जरूर कीजिएगा आप। इन तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, अर्थात इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, ठीक है साथियों। अर्थात डीपीएसपी को साथियों वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। दूसरा, निदेशक तत्व देश के शासन में मूलभूत स्थान रखते हैं। निदेशक तत्व जो होते हैं साथियों देश के शासन में मूलभूत स्थान रखते हैं। तीसरा, कानून बनाते समय इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा, ठीक है साथियों। कानून बनाते समय दोस्तों इसमें राज्य का मतलब एक ऐसी स्वायत्त संस्था से है। इसका राज्य का मतलब आप ये लोग ये मत समझना कि उत्तराखंड राज्य है या फिर बिहार राज्य है, ऐसा नहीं। राज्य का मतलब इसमें ये कहा गया पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, यानी कि पॉलिटिकल ऐसे क्वेश्चन, पॉलिटिकल में ऐसे शब्द होते हैं जिसका अर्थ कुछ और होता है। हालांकि शब्द वो राज्य ही है, लेकिन अर्थ इसका राज्य का मतलब इस राज्य से नहीं है, ठीक है। एक ऐसी स्वायत्त संस्था से है जो अपने कामों को करने के लिए स्वतंत्र होती है, ठीक है साथियों। तो ऐसे राज्य से है। राज्य से अभिप्राय केंद्र सरकार, ठीक है, देख लीजिए, देखिए राज्य से अभिप्राय साथियों केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ठीक है, संसद, विधानमंडल, भारत सरकार के अधीन स्थानीय और अन्य पदाधिकारी, ठीक है। इसका राज्य का अर्थ साथियों यही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की अनोखी विशेषता कहा, ठीक है साथियों। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व साथियों डॉक्टर अंबेडकर साहब ने क्या कहा, संविधान की अनोखी विशेषता। क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान की अनोखी विशेषता नीति निर्देशक तत्वों को किसने कहा था, वो कहा था डॉक्टर अंबेडकर ने, ठीक है। भारत के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया गया है, ठीक है साथियों। दोस्तों केटी साहा का मत है ये, ठीक है, ये किसका मत है, केटी साहा का। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि जो नीति निर्देशक तत्व है, जैसे हम लोग, हमारे पास नॉर्मली एक चेक होता है, ठीक है, हम लोग चेक भरते हैं और बैंक को देते हैं और बैंक उससे हमें पैसे देता है, ठीक है। लेकिन अगर हम चेक भरते हैं, बैंक अपने हिसाब से पैसे देगा। इसका मतलब ये हुआ कि बैंक अपने हिसाब से पैसे देगा, ठीक है। जब उसको आवश्यकता पड़ेगी, जब उसको लगेगा कि देना चाहिए, तो इन्होंने इसी संदर्भ में कहा कि केटी साहब ने इसी संदर्भ में कहा था कि जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व है एक ऐसा चेक है दोस्तों जो बैंक की सुविधा के अनुसार जब उसको सुविधा होगी तभी अदा करेगा वो, ठीक है, ऐसा कहा था इन्होंने। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। दूसरा आर्टिकल है 38, ठीक है। अनुच्छेद 38 में क्या है, अनुच्छेद 38 में कहा गया है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। देखिए साथियों आपने प्रस्तावना पढ़ी होगी, जो प्रस्तावना में न्याय है वो 3 प्रकार की न्याय की बात कही जाती है, ठीक है। कौन कौन से न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है, और तथा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना, ठीक है। तो 38 में यही है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना इसका लक्ष्य रहेगा, ठीक है।
साथियों अब अनुच्छेद 39 देखते हैं। 39 में क्या कहा गया है, समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, इसमें मैंने समान कार्य के लिए समान वेतन, दोस्तों ये समान कार्य के लिए जो समान वेतन है, मैंने इसमें एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए राज्य के कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, राज्य के कर्तव्य को लेकर कुछ सिद्धांत। ठीक है, जो समान कार्य के लिए समान वेतन है ये 39 घ में है। ठीक है, वैसे 39 में ही है ये, लेकिन 39 घ में है। ठीक है, 39 घ में है ये। ठीक, तो 39 है तो भाई 39 के क में क्या है उसको देखते हैं। सबसे पहले 39 क में क्या है, राज्य प्रत्येक स्त्री और पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा। ठीक है साथियों, यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो साथियों, समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता भी इसमें कहा गया है। ठीक है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात इसमें की गई है। दोस्तों ये जो 39 क है ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। जैसे कि आप लोग जानते हो 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों हमने पहला पढ़ा, हमने 39 को, जिसमें समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता है। अब देखते हैं 39 ख। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, इसमें राज्य देश के भौतिक साधनों के स्वामित्व और नियंत्रण की एक ऐसी व्यवस्था करेगा कि अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो सके। ठीक है, 39 ख में क्या है, राज्य देश के भौतिक साधनों और के स्वामित्व और नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करेगा कि अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो सके। ठीक है, 39 ग में क्या है, 39 ग में क्या है, धन व उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण न हो। ठीक है साथियों, जो धन है, मतलब कि जो धन है, किसी के पास इतना ज़्यादा संपत्ति, उसका इतना ज़्यादा भी संपत्ति ना हो कि उसका संकेंद्रण हो जाए, यानी कि वो इतना संपत्ति को भी इकट्ठा ना करे कि एक जो समाज में एक बराबरी ना हो सके, जिससे कि जिसमें समाज में मतभेद हो जाए, यानी कि यूँ कहें तो समाज में एक बराबरी ना रहे, सामाजिक जो न्याय है वो एक बराबर बैलेंस ना बन पाए। ठीक है, जो आर्थिक दृष्टि से जो समाज का जो पैमाना है वो एक तरफ ना झुक पाए। ठीक है, इसीलिए मार्क्स भी यही बात करते थे साथियों, कार्ल मार्क्स भी यही कहते थे, जो इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करते थे, यानी कि आर्थिक रूप से स्वतंत्र समान होना चाहिए सभी। तो इसमें यही है कि 39 ग में यही है कि धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण नहीं होना चाहिए। 39 घ में क्या है भाई, 39 घ में है स्त्री हो या पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। ठीक है साथियों, जैसे दोस्तों समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए भाई, जैसे कोई एक ही पोस्ट में, ठीक है, किसी एक पोस्ट पे दोनों स्त्री या पुरुष, लेकिन उनको अगर एक ही पोस्ट में है, एक ही पद में है, अगर उनको वेतन में अगर भी समान, अगर वेतन उनको समान मिल रहा है तब तो ठीक है, अगर वेतन समान नहीं मिल रहा है तब तो गलत बात है। ठीक है, इसीलिए स्त्री और पुरुष स्त्री और पुरुषों की समानता की इसमें बात कही गई। ठीक है, समान अगर वो कार्य कर रहे हैं, अगर वो समान कार्य कर रहे हैं तो वेतन उनको क्यों नहीं मिलना चाहिए भाई, वेतन भी तो समान मिलना चाहिए ना। तो 39 घ में यही है कि समान कार्य करे समान वेतन। ठीक है, 39 अंग में क्या है साथियों, अब हम पढ़ते हैं 39 अंग। ठीक है, 39 अंग में क्या है, राज्य श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न होने देगा। ठीक है, 39 में क्या है, बालकों को स्वास्थ्य विकास के अवसर, बच्चे तथा युवकों की शोषण से तथा भौतिक और नैतिक परित्याग से रक्षा की जाएगी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 41। ठीक है, अनुच्छेद 41 में क्या है, राज्य अपने आर्थिक साधनों के अनुसार और विकास की सीमाओं के भीतर यह प्रयास करेगा कि सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार, ठीक है, सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा पा सके। ठीक है, जिसकी भाई जितनी योग्यता है उसके अकॉर्डिंग वो उसको मतलब उसको उस हिसाब से वो अपनी शिक्षा पा सके। ठीक है, एवं बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और असमर्थता आदि दशाओं में सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सके। ये किस में कहा गया है, अनुच्छेद 41 में। राज्य अनुच्छेद 42 देख लेते हैं। अनुच्छेद 42 में क्या है, राज्य ऐसा प्रयत्न करेगा कि व्यक्तियों की अपनी अनुकूल अवस्थाओं में ही कार्य करना पड़े तथा स्त्रियों की प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करे। ठीक है, 42 में यही है, इस कोड वर्ड को याद करना आप, स्त्रियों की प्रसूति सहायता। ठीक है, व्यक्तियों को अपनी अनुकूल अवस्थाओं में भी कार्य करना पड़े, व्यक्तियों को अपनी अनुकूल अवस्थाओं में भी कार्य करना पड़े और स्त्रियों को प्रसूति सहायता के लिए उपबंध राज्य करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 43 क्या है, सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर मिलने चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 44 क्या है,
सॉरी 43 को, पहले 43 को देख लेते हैं। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने के लिए कदम उठाना, ठीक है। ये भी दोस्तों अनुच्छेद 43 को है, ये भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था संविधान में, ठीक है। पोषण, अब 47 में क्या है, पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करना, ठीक है। 47 में क्या है, पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करना। पोषण इसमें 47 में 247 में कहीं कहीं 47 में आप इसमें शब्द मिलते हैं कभी, जैसे मत्स्य निषेध जैसे शब्द भी इसमें मिलते हैं, ठीक है। मत्स्य निषेध यानी कि नशीली दवाओं या नशीली पेय पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, तो वो भी इसी में इंक्लूड है, ठीक है। दोस्तों 46 में क्या है, SC ST और समाज के कमज़ोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा, ठीक। अनुच्छेद 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा फेमस है, इसको ये क्वेश्चन फेमस क्या है, एग्जामिनर का फेवरेट अनुच्छेद है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसको आप ज़रूर गौर कीजिएगा। इसमें भी ग्राम पंचायतों का गठन और उनमें आवश्यक शक्तियों प्रदान कर स्व सरकार की इकाई के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करना, ठीक है। ग्राम पंचायतों का गठन किसमें है, अनुच्छेद 40 में है। अनुच्छेद 43 ख में क्या है भाई, 43 क में हमने पढ़ा था, 43 क में हमने पढ़ा था कि उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। 43 ख में क्या कहा गया है दोस्तों, मैंने जो अनुच्छेद है आप लोगों को आपको लग रहा होगा अस्त व्यस्त है, ये रैंडमली मैंने इनको ले रखा है, लेकिन मैं लास्ट में इनको आपको एक सीक्वेंस वे में आपको कवर करा दूंगा, ठीक है। 43 ख में क्या है, 43 ख में क्या है, सरकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंध को बढ़ावा देना, ठीक है। 43 ख में क्या है, आप लोग 43 ख में यही इस कीवर्ड को याद रखना, सहकारी समिति, ठीक है। सहकारी समिति, आप इस कीवर्ड को याद रख लेना कि सहकारी समिति, अनुच्छेद 43 ख। 48 में क्या कहा, 48 में है गाय, बछड़ा व अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक और उनकी नस्लों को सुधार करने को प्रोत्साहन, ठीक है। तो राज्य का दायित्व होगा कि जो गाय बछड़े हैं उनको, जो दुधारू पशुएं हैं उनको उनके संरक्षण के लिए काम करना, ठीक है। उनके संरक्षण के लिए नई नई योजनाओं को लाना और जिससे कि उनके नस्लों को सुधारा जा सके, ठीक है। फिर पढ़ते हैं अनुच्छेद 44, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट साथियों। इसमें क्या है, भारत में समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, ठीक है दोस्तों इसमें यही है 44 का मतलब 44 दोस्तों, इसको आप ऐसे भी आ सकते हो 44 44 यानी कि समान है दोस्तों, दोनों 44 समान है, तो समान नागरिक संहिता, ठीक है। समान नागरिक संहिता साथियों, जो समान नागरिक संहिता आप लोग समझ रहे होंगे, हमारे अगर हम बात करें, दो प्रकार के कानून होते हैं, ठीक है। एक नागरिक कानून होता है जो संविधान में वर्णित है या फिर जो न्यायालय में लागू होते हैं। एक दूसरा कानून होता है सामाजिक, एक नागरिक, दूसरा सामाजिक। सामाजिक का मतलब दोस्तों अलग अलग समुदाय समाज में अलग अलग प्रकार के विभिन्नताएं, उस कानून में अलग अलग प्रकार की विभिन्नताएं, ठीक है। जैसे क्रिश्चियन धर्म में अलग प्रकार के कानून होंगे विवाह संबंधी, तलाक संबंधी, या फिर मुस्लिम धर्म में अलग प्रकार के कानून होंगे, हिंदू धर्म में अलग प्रकार के कानून होंगे। तो उसी प्रकार के जो ये डिफरेंसेस है, इन धर्मों में जो डिफरेंसेस है, इस संबंध जो सामाजिक कानून संबंधी जो डिफरेंसेस है, इस डिफरेंसेस को ख़त्म करके सिर्फ एक कानून बनाना। तो अभी तक पूर्ण रूप से भारत में ये लागू नहीं हो पाया साथियों, लेकिन ये 44 में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है, समान सिविल संहिता का। आइए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 45 में क्या है भाई, 45 में राज्य 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगा। लेकिन दोस्तों 45 का जो ये वाला आर्टिकल है, आपको मैं बताऊंगा नीचे में बाद में, ये जो 45 का अनुच्छेद है, ये कहाँ पे, ये अब मूल अधिकार में आ गया। 86वें संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 क में इसको रखा गया, ठीक है। आप लोग इसको ज़रूर गौर कीजिए, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। तो जो 45वां अनुच्छेद है साथियों, DPSP का जो 45वें नंबर का अनुच्छेद है, इसमें क्या कहा गया था कि 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा
ठीक है। अब इस आर्टिकल को साथियों, इस आर्टिकल का रख दिया कहाँ पे, मूल अधिकार में, ठीक है। कहाँ रख दिया है, मूल अधिकार में रख दिया। मूल अधिकार के अनुच्छेद 21 ए के अंतर्गत इसको रख दिया गया। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। भाई इसको वहाँ यहाँ से उधर रख दिया तो यहाँ पे क्या आएगा। अब 45 में ये है साथियों, जन्म से 6 वर्ष तक। अब 45 में ये है कि जन्म से 6 वर्ष तक के बालक की शिक्षा और उसके पोषण से संबंधित कुछ राज्य को कुछ काम ऐसे करने चाहिए जिससे कि उसको बच्चे का स्वास्थ्य देखभाल के लिए कदम उठाने चाहिए, ठीक है। तो वो कहा गया है, ठीक है। अब 45 में क्या गया, जन्म से 6 वर्ष तक के बालक के विकास के लिए इसमें सोचा जाएगा। 48 में क्या गया, 48 में है पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। 48 क में, ठीक है। 48 क में। 49 में क्या है, 49 में है राष्ट्रीय महत्व वाले स्मारक, ठीक है। राष्ट्रीय महत्व वाले स्मारक तथा या स्थान या वस्तु का संरक्षण, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स 49 में क्या है, राष्ट्रीय महत्व वाले स्मारक व स्थान व वस्तु का संरक्षण करना, ठीक है। अब 50 देखते हैं, 50 में क्या है। 50 में साथियों, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका व कार्यपालिका से पृथक करना, ठीक है। इसमें दोस्तों न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथककरण की इसमें बात कही गई साथियों, ठीक है। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते होंगे, जो हमारा जो न्यायपालिका होता है, जो जुडिशरी सिस्टम होता है इंडिया का, एक स्वतंत्र होता है, ठीक है। तो स्वतंत्र और कार्यपालिका के अंतर्गत कौन आता है भाई, कार्यपालिका के अंतर्गत जैसे मंत्रिपरिषद हो गया, राष्ट्रपति को हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, ये सब कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये कार्यपालिका न्यायपालिका के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, अर्थात इनको सेपरेशन, इनको दोनों को अलग अलग किया गया है, ठीक है। तो ये इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये किस आर्टिकल में, अनुच्छेद 50 में, ठीक। अनुच्छेद 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को प्रोत्साहन। अनुच्छेद 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को प्रोत्साहन। अब हम देखते हैं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन कौन से आर्टिकल्स नीति निर्देशक तत्वों में जोड़े गए थे। कौन कौन से, अनुच्छेद 39 के अंतर्गत आपने देखे होंगे राज्य के कर्तव्य दायित्व कौन कौन से हैं। अनुच्छेद क में क्या है और ख में क्या है, गौ में क्या है, घ में, अंग और चौ, चारों पढ़ देते हैं हमने। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 39 को जोड़ा गया था, अनुच्छेद 39 क को जोड़ा गया था, अनुच्छेद 43 क को जोड़ा गया था, अनुच्छेद 48 क को जोड़ा गया था, ठीक है। 39 को, 43 और 48 को, ठीक है। 43 को और 48 को ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे, ठीक है। और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1938 को जोड़ा गया था, ठीक है। चलिए अब देखिए दोस्तों, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को, पहले भी बताया था आपको मैंने, बदला गया और प्राथमिक शिक्षा को अनुच्छेद 21 क के तहत मूल अधिकार बनाया गया था, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा को अनुच्छेद 21 क के तहत मूल अधिकार बना दिया गया था। संशोधित निदेशक तत्व में राज्य से अपेक्षा की गई कि वह बचपन देखभाल के अलावा सभी बच्चों का 6 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 31 गौ। अब भाई इससे संबंधित हम इसमें ये देख रहे हैं कि दोस्तों इससे रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो कहीं ना कहीं नीति निर्देशक तत्वों से जुड़े हुए हैं, ठीक है। मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को वरीयता प्रदान करने वाला प्रावधान इसी में है, ठीक है। मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को दोस्तों वरीयता प्रदान करने वाला जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 31 गौ है, ठीक है। ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, अनुच्छेद संविधान संशोधन 25वां, ठीक है, 25वां संविधान संशोधन के द्वारा। इस वाद में कहा गया कि भाग 3 तथा भाग 4 के मध्य संतुलन संविधान का आधारभूत ढांचा होगा। दोस्तों किस वाद के द्वारा, यह है मिनर्वा मिल से बनाम भारत संघ, ठीक है। ये कब हुआ था दोस्तों, 1980 की बात है। इस वाद में कहा गया था कि भाग 3 और भाग 4 के मध्य संतुलन संविधान का आधारभूत ढांचा होगा, ठीक। अन्य भागों में वर्णित संविधान संशोधन नीति निर्देशक तत्व जैसे भाग 4 में वर्णित निर्देशक तत्वों के अतिरिक्त
संविधान के अन्य भागों में भी राज्य के लिए कुछ निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। जैसे अनुच्छेद 350, राज्य भाषा या अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करेगा। ठीक है साथियों, इसको आप ज़रूर अच्छे से समझ लीजिएगा कि जो अनुच्छेद 350 है साथियों, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, इसमें क्या है, राज्य भाषाई अल्पसंख्यक, जो भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग है, उन वर्गों के बालकों की शिक्षा के लिए प्राथमिक स्तर पर, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 351 क्या है, संघ का यह कर्तव्य होगा कि हिंदी भाषा के विकास के लिए वो प्रयास करेगा, कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि हिंदी भाषा के विकास के लिए वो प्रयास करेगा। दोस्तों ये जो आर्टिकल्स हैं ये कहीं ना कहीं अनुच्छेद, ये नीति निर्देशक तत्वों से मेल खा रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको इसमें मेंशन कर दिए थे ये आर्टिकल्स। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको भी देख लेते हैं। दोस्तों मूल अधिकार ये है नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये राज्य को कुछ मसले पर कार्य करने पर प्रतिबंध लगाते हैं। दोस्तों नकारात्मक प्रवृत्ति का मतलब ये होता है कि जिसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं करता है। ठीक है, जैसे हमें पढ़ाई करने का अधिकार है, ठीक है, इसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता, या फिर हमें विदेश जाने का अधिकार है और अपने किसी भी धर्म को अपनाने का अधिकार है। तो इस प्रकार के इसमें जो इसकी जो प्रवृत्ति है, मूल अधिकारों की प्रवृत्ति दोस्तों, ये नकारात्मक प्रवृत्ति की। ठीक है, जबकि निदेशक तत्वों की जो प्रवृत्ति है दोस्तों, वो सकारात्मक प्रवृत्ति की है। राज्य कुछ मसले पर इसमें राज्य को कुछ मसलों पर इनकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, दूसरा है ये न्यायोचित होते हैं। ठीक है, जो मौलिक अधिकार होते हैं साथियों, वो न्यायोचित होते हैं, न्याय योग्य होते हैं। इनके न्याय के लिए आप जैसे मौलिक अधिकारों की जगह किसी नागरिक का मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो न्यायालय में जा सकता है। ठीक है, न्यायालय में जा सकता है इसके खिलाफ। ठीक है, तो न्यायालय पर उन्हें लागू कराया जा सकता है। अब जबकि नीति निर्देशक तत्व दोस्तों वो गैर न्यायोचित है। मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें न्यायालय में किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं होगा। ठीक है, राज्य जैसा चाहे इसको कर सकता है, इसे कानूनी रूप से न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। ठीक, तीसरा अंतर क्या है मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में। मौलिक अधिकार के जो उद्देश्य है दोस्तों, देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करना, जबकि नीति निर्देशक का जो उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक, ये कानूनी रूप से मान्य है, ये नैतिक और राजनीतिक मान्यता इनको प्राप्त है नीति निर्देशक तत्वों को। अधिकार क्या है, व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं, इस प्रकार ये व्यक्तिक होते हैं अधिकार। जबकि नीति निर्देशक तत्व क्या है, समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं, इस तरह ये समाजवादी हैं। ठीक, अधिकार क्या है, इनको लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं, यह स्वतः लागू हो जाते हैं। ठीक है, जैसे किसी बच्चे का जन्म हो जाता है, जन्म होते ही उसको अधिकार मिल गए समझ लो। ठीक है, जैसे सांस लेने का अधिकार यूँ कहो है, और स्वच्छ पानी पीने का अधिकार। ठीक, जबकि नीति निर्देशक तत्व विधान की आवश्यकता पड़ती है, स्वतः लागू नहीं होते। ठीक है, विधान की आवश्यकता कुछ विधान बनाए जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग इसको एक सिस्टम वे में इसको लागू किया जाएगा। ठीक है, अब मौलिक अधिकार में और कौन सा डिफरेंस है इनमें, न्यायालय इस बात के लिए बाध्य है कि किसी भी मूल अधिकार के हनन की विधि को गैर संवैधानिक और अवैध घोषित कर सके। ठीक है, न्यायालय को अधिकार है, जबकि निदेशक तत्व का उल्लंघन करने वाली किसी विधि को न्यायालय असंवैधानिक और अवैध घोषित नहीं कर सकता। यद्यपि विधि की वैधता को इस आधार पर सही ठहराया जा सकता है कि उन्हें निदेशक तत्व को प्रभावी करने के लिए लागू किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों हमने जितने भी अभी तक ये आर्टिकल्स पढ़े, सभी आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो नीति निर्देशक तत्व से क्वेश्चन बनते हैं तो आर्टिकल से ही क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर। ठीक है, इन आर्टिकल्स को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, लास्ट में। ठीक, चलिए आइए, पहला क्या है भाई, 36वां अनुच्छेद 36 से 51 में। 36 में क्या है, राज्य की परिभाषा। ठीक है, राज्य की परिभाषा 36 में है। ठीक है, राज्य से मैंने आपको बता दिया राज्य का अभिप्राय किससे है, वो मैंने आपको पूर्व में बता दिया। ठीक है, 37 में क्या है, न्यायालय में परिवर्तनीय व वाद योग्य नहीं है। ठीक है, 37 में न्यायालय में परिवर्तनीय व वाद योग्य नीति निर्देशक तत्व नहीं है। ठीक है, 38 में लोक कल्याण की अभिवृद्धि, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। लोक कल्याण की अभिवृद्धि, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय 38। 39 राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ सिद्धांत
39 का जो है राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांत का अनुच्छेद 39 क में क्या है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता 39 क 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, बता दिया मैंने आपको पहले। 39 ख में क्या है, भौतिक साधनों का स्वामित्व और नियंत्रण वाली बात जब आएगी तो 39 ख, ठीक है। 39 ग में क्या है, धन व उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण नहीं होना चाहिए। 39 ग में क्या है, धन व उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण नहीं होगा। 39 घ में क्या है, स्त्री व पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन। 39 घ में क्या है, स्त्री व पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन। 39 अंग में क्या है, श्रमिक पुरुष व स्त्री व बालकों के स्वास्थ्य सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा, ठीक है। 39 चौ में क्या है, बालकों को स्वास्थ्य विकास के अवसर दिए जाएंगे। 39 चौ में क्या है, बालकों को स्वास्थ्य विकास के अवसर, ठीक। 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन। 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन। 41 में क्या है, नागरिक अपनी योग्यता से रोजगार व शिक्षा पा सके, बेकारी, बीमारी, बुढ़ापा, ठीक है। 41 में क्या है, बेकारी, बीमारी, बुढ़ापा आदि दशाओं में सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सके, ठीक है। 42 में क्या है, स्त्रियों की प्रसूति सहायता, ठीक है, स्त्रियों की प्रसूति सहायता से कोड आप याद रखना 42, ठीक है। 43 में क्या है, कर्मकारों के निर्वाह वेतन, ठीक है, कर्मकारों के निर्वाह वेतन। 43 क में क्या है, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। 43 क में क्या है, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। 43 ख में क्या है, सहकारी समितियों को प्रोत्साहन। 43 ख से आप याद रखना सहकारी समितियों को प्रोत्साहन। 44 में क्या है, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, ठीक है, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, समान है दोनों, 4 समान है दोनों, तो समान सिविल संहिता, आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हो, ठीक है। 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा, ठीक है। 45 में क्या है, 6 वर्ष से कम आयु वालों की बच्चों की शिक्षा। 46 में क्या है, SC ST व कमजोर वर्ग के शैक्षिक, तो 46 में क्या है, SC ST व कमजोर वर्ग के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। 47 में क्या है, पोषाहार, जीवन स्तर, लोक स्वास्थ्य, ठीक है। मत्स्य निषेध भी इसमें है, मत्स्य निषेध, ठीक है, ये भी है। 48 में क्या है, कृषि व पशुपालन, ठीक है। 48 में क्या है, कृषि व पशुपालन, गाय, ठीक है, बछड़ा, दुधारू पशुओं को संरक्षण वाली बात इसमें कही गई। 48 क में क्या है, पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा। 49 में क्या है, स्मारक एवं राष्ट्रीय महत्व के स्थान, स्मारक तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों को संरक्षण की इसमें बात कही गई है। 50 में क्या कहा गया भाई, 50 में है सेपरेशन ऑफ, ये न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों को पृथक किया जाएगा, यानी कि 50-50 इसको कह सकते हो, 50-50, ठीक है। 50 में क्या है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, ठीक है। 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को प्रोत्साहन। 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को प्रोत्साहन, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा, जो ये नीति निषेध तत्व हैं, इसकी आलोचनाएं भी हुई थी साथियों, ठीक है। बाद में इनकी आलोचनाएं भी हुई थी। सबसे पहले 1973 में जो केशवानंद भारतीवाद था, इसमें कहा गया था कि जो नीति निषेध तत्व, ये अधिकार, जो नीति निषेध तत्व, इनको नीति निषेध तत्व को वरीयता दी जानी चाहिए, नहीं, मौलिक अधिकारों को वरीयता दी जानी चाहिए। इससे जो अगर मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्वों में अगर कटौती मौलिक अधिकारों से संबंधित अगर इसमें अगर कटौती की भी जाती है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये पहले है, मौलिक अधिकार पहले हैं, नीति निर्देशक तत्व बाद में, यानी कि मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ऐसा कहा गया था। जो वाद था 1973 का केशवानंद भारतीवाद, इसमें कहा गया था। लेकिन बाद में दोस्तों क्या हुआ, जो 42वां संविधान संशोधन था, इसमें ये कहा गया था कि नीति निर्देशक तत्व पहले हैं, ठीक है, मौलिक अधिकार बाद में, यानी कि मौलिक अधिकारों में अगर कोई कटौती की जा सकती है तो कर सकते हैं हम लोग, नीति निर्देशक तत्व में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जानी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों में ये विवाद चल गया भाई। पहला केशवानंदी भारतीवाद 1973 वाला जो केस था इसमें, और 1942 में फिर क्या हुआ, इसने इसके अपोज में बात कही। उसके बाद दोस्तों 1980 में, मैंने आपको बताया था 1980 में मिनर्वा मिल्स वाद में ने क्या कहा, इन दोनों के संतुलन की बात कही गई थी, ठीक है, इन दोनों के संतुलन की बात। मिनर्वा मिल्स ने क्या कहा गया 1980 में, इन दोनों के, यानी कि डीपीएसपी और मौलिक अधिकार, यानी कि फंडामेंटल राइट,
इन दोनों में बैलेंस की बात कही गई थी, ठीक है, इन दोनों में बैलेंस होना चाहिए, ये बात इन्होंने कही थी। किसने? 1980 में जो मिनर्वा मिल्स वाद आया था, इन्होंने इसमें इन्होंने कहा था, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो मेरा इतना ही रहेगा। तो आई होप आपको थोड़ा सा मैं आपको समझा पाया हूँगा जो नीति निर्धारित तत्व है इसके बारे में। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।